जय हिंद बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं बच्चों? आप लोग सब बढ़िया होंगे बच्चों। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल बच्चों आप लोग को पता है कि अभी हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री ब्रांच करवा रहे हैं और ज्योमेट्री में मेरा वृत्त सर्कल चल रहा है और इसमें हम आपको महत्वपूर्ण प्रमेय इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में, आपका सर्कल में जितना थ्योरम यूज हुआ है वो सारे थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं, जो कि आपके चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी है और आगे की कक्षाओं के लिए भी इस थ्योरम का आपको पूरी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप इस थ्योरम को, जितना थ्योरम बताया जा रहा है सारे थ्योरम को आप बढ़िया से देखेंगे। तो इसका ऑलरेडी मेरा पार्ट 2 तक हो चुका है बच्चों। आज मेरा पार्ट 3 होगा। आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को ढंग से देखेंगे बच्चों और पूरे एंड तक आपको देखना है, तभी आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। तो इसका हम थ्योरम 10.4 तक करवा चुके हैं। आज हम थ्योरम 10.5 करेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है। इस सारी चीजों को आप बढ़िया से समझिए। समझने के बाद फिर चैप्टर का क्वेश्चन करने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए आज हम लोग थ्योरम 10.5 देखने वाले हैं। तो थ्योरम 10.5 आपका क्या है? तो 10.4 तक ऑलरेडी मेरा थ्योरम हो चुका है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10.5 देखने वाले हैं। प्रमेय थ्योरम 10.5। अब देखिए बच्चों, थ्योरम 10.5 का स्टेटमेंट क्या है? तो इसका स्टेटमेंट आपका ये है, तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। तो तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा, तीन असंरेखी बिंदु है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो असंरेखी बिंदु के बारे में आप लोग जानते होंगे बच्चों। तो असंरेखी बिंदु मतलब असंरेखी बिंदु होता है वैसे बिंदु जो एक रेखा पर स्थित ना हो। और असंरेखी और संरेखी को क्लियर करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स का होना जरूरी है बच्चों। तो असंरेखी बिंदु, तो यदि 3 या 3 से अधिक दिए हुए बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो तो आपका असंरेखी बिंदु कहलाता है। और संरेखी बिंदु क्या कहलाता है? तो संरेखी बिंदु क्या होगा कि अगर दिए गए बिंदु, और संरेखी असंरेखी के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए, तभी डिसाइड होता है संरेखी और असंरेखी। तो अगर दिए गए बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो संरेखी कहलाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और अगर दिए गए बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाता है, मतलब असंरेखी कहलाता है। तो यहाँ पर 3 असंरेखी बिंदु दिया हुआ है और प्रमेय आपका ये कह रहा है, प्रमेय का स्टेटमेंट बुक में है बच्चों, और स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं, आप वहां से स्टेटमेंट लिख लोगे। तो 3 असंरेखी बिंदुओं द्वारा एक और केवल एक ही वृत्त को खींचा जा सकता है। अब आप लोग को हम कुछ बातें बता देते हैं बच्चों। अगर एक बिंदु हो तो एक बिंदु से कितने वृत्त को खींचा जा सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, एक बिंदु से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। मतलब आपको ऐसा खींचना है, मान लीजिए इस पॉइंट से है तो इस पॉइंट से होते हुए आप कितने सर्कल को खींच सकते हैं? तो ये मान लीजिए एक दिया हुआ पॉइंट है, इससे हम एक सर्कल ऐसे खींच सकते हैं, दूसरा सर्कल हम इस पॉइंट से ऐसे खींच सकते हैं, तीसरा सर्कल हम इस पॉइंट से इस तरह से खींच सकते हैं, चौथा सर्कल हम इस टाइप से खींच सकते हैं, और भी खींचे जा सकते हैं इस पॉइंट से होकर, और इस तरह से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक पॉइंट से, एक बिंदु से होकर आपका अनगिनत, अनगिनत यानी अपरिमित रूप से अनेक या आप अनंत भी कर सकते हैं। तो अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं
अब आप बताइए बच्चों, दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो दो बिंदुओं से भी होकर हम अनगिनत वृत्त को खींच सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अब दो पॉइंट के सहारे से हम कितना वृत्त खींच सकते हैं? तो दो पॉइंट के सहारे से अनगिनत वृत्त खींचा जा सकता है। लेकिन अगर तीन पॉइंट की बात हो बच्चों, और अगर तीनों पॉइंट, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक और दो पॉइंट से होकर अगर वृत्त खींचने की बात हो तो अनगिनत वृत्त खींचा जा सकता है। हम थोड़ा इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए कुछ जो बेसिक बातें यूज होगी उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब अगर तीन बिंदु हो बच्चों, तो तीन बिंदु में आप ध्यान रखिएगा कि अगर तीनों बिंदु संरेखी हो और तीनों पॉइंट से अगर हम वृत्त खींचना चाहेंगे तो तीन संरेखी पॉइंट से आपका वृत्त नहीं खींचा जा सकता है बच्चों, तीन संरेखी पॉइंट से। क्योंकि एक पॉइंट या तो आपका वृत्त के अंदर आ जाएगा, दो पॉइंट्स तो कवरअप हो जाएगा, दो पॉइंट से आपका वृत्त हो जाएगा। अब एक पॉइंट जो है, अगर मान लीजिए दो पॉइंट से होते हुए हम सर्कल को खींचें तो दो पॉइंट से तो मेरा हो जाएगा, लेकिन तीसरा पॉइंट या तो सर्कल के बाहर हो जाएगा या तो सर्कल के अंदर हो जाएगा। तो तीन असंरेखी बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा, मतलब तीन संरेखी बिंदु से होकर कॉलिनियर पॉइंट, अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आ जाए तो तीन संरेखी बिंदुओं से होकर एक वृत्त को खींचा नहीं जा सकता है। दो से तो खींचा जाएगा, दो से तो अनगिनत खिंचाता है, लेकिन तीसरा जो असंरेखी बिंदु होगा बच्चों, तो तीसरा असंरेखी बिंदु या तो वृत्त के अंदर आ जाएगा या तो वृत्त के बाहर चला जाएगा। तो तीन संरेखी बिंदुओं द्वारा एक वृत्त को खींचा नहीं जा सकता है। अब हमको जानना है कि तीन संरेखी बिंदु द्वारा नहीं खींचा जा सकता है, तो यहां जो प्रमेय दिया है तीन असंरेखी बिंदु द्वारा दिया है। तो अब हमको देखना है इस प्रमेय के अनुसार कि तीन असंरेखी बिंदु से होकर वृत्त खींचा जा सकता है या नहीं, और अगर खींचा जा सकता है तो कैसे खींचा जा सकता है। अब उस थ्योरम को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग उस थ्योरम को बढ़िया से समझते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, यहाँ तीन असंरेखी बिंदु है और तीन असंरेखी बिंदु से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये आपका थ्योरम है। अब इसी बात को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है बच्चों, तो आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो 5 स्टेप में पहला स्टेप जो होता है, ये मेरा फिगर होता है। तो फिगर मेरा प्रमेय के स्टेटमेंट के अनुसार होगा। अगला स्टेप होता है गिवन, जो कि प्रमेय के स्टेटमेंट के अनुसार ही होता है। टीपीटी भी आपका प्रमेय के स्टेटमेंट से ही निकलेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और जो प्रूफ है, इसमें आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचने समझने का अपना क्षमता होना चाहिए। उसके बाद आप ज्योमेट्री कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रमेय है बच्चों, तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, तीन असंरेखी बिंदु लेंगे। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, इस तरह से हम लेते हैं तीन असंरेखी बिंदु। तो एक असंरेखी बिंदु यहां लेते हैं, दूसरा असंरेखी बिंदु यहां लेते हैं और इसको मिला देते हैं। एक असंरेखी बिंदु यहां ए हो गया, ए बी हो गया, और तीसरा असंरेखी बिंदु इस जगह पर लेते हैं। तीसरा असंरेखी बिंदु हम इस जगह पर ले रहे हैं। अब ये मेरा तीन असंरेखी बिंदु हो गया। अब ये तीन असंरेखी बिंदु 1 2 3, इससे जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होगा। इस बात को हमको प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, इस बात को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, आप लोग बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। इससे आप बहुत सारी चीजों को, इस थ्योरम के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। फिगर अभी हम तैयार कर लिए हैं। तो गिवन, तो तीन असंरेखी बिंदु ए, बी एवं सी है। तो यहां आपको लिख देना है तीन असंरेखी बिंदु। ए बी सी आपका असंरेखी बिंदु है
और ये क्यों है बच्चों? क्योंकि ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो 3 असंरेखी बिंदु ए, बी एवं सी, तो ये आपका गिवन हो गया बच्चों। अब आते हैं टीपीटी। तो टीपीटी में क्या है कि 3 असंरेखी बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो प्रूफ में आपको वही लिखना है टीपीटी में 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है या एक और केवल एक ही वृत्त जा सकता है। तो ये हमको प्रूफ करना है 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक वृत्त मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हमको कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो आप ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन रचना, तो कंस्ट्रक्शन में ए बी का और बी सी का लंब समद्विभाजक खींचना है बच्चों। ए बी का और बी सी का, तो ए बी और बी सी का लंब समद्विभाजक खींचा। ए बी और बी सी का लंब समद्विभाजक खींचा। अब ए बी और बी सी का हम लोग लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आपको आता होगा बच्चों लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है। तो लंब समद्विभाजक खींचने के बारे में आप नीचे कक्षाओं में देखे होंगे बच्चों, किस तरह से होता है लंब समद्विभाजक, किस तरह से खींचा जाता है। तो चलिए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मिटा देते हैं। अब इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग काम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में करना क्या है बच्चों, लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, हम समझा देते हैं। तो लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका क्या है कि अगर हम ए बी का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं ए बी का, तब ए बी को आपको माप लेना है कि ए बी है कितना। अब मान लीजिए सपोज दैट ए बी आपका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। अब लंब समद्विभाजक में क्या करना है, इस 4 सेंटीमीटर का ए बी मान लीजिए, हम मान लिए अभी ए बी आपका 4 सेंटीमीटर है। अब लंब समद्विभाजक खींचना है तो इसका आधा करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर का आधा 2 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको क्या करना है, स्केल में 2 सेंटीमीटर माप लेना है और मापने के बाद आपको थोड़ा बढ़ा देना है। मतलब लंब समद्विभाजक में जितना वो रेखाखंड की लंबाई होती है उसके आधी लंबाई से आपको थोड़ा अधिक लेना है। आधी लंबाई से आप थोड़ा अधिक ले लीजिए
कुछ पॉइंट आप अधिक ले सकते हैं, 2.4 ले सकते हैं, 2.3, 2.5, मतलब आधा से आधा अगर इतना हुआ है तो प्रकार और पेंसिल को थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे। थोड़ा सा बढ़ा देने के बाद आपको क्या करना है, परकाल का नोक एक बार ए पर रखना है और एक चाप इधर काटना है। तो ए पर रख के एक चाप इधर काटेंगे और फिर यहीं से एक चाप इधर काटे और एक चाप फिर नीचे काटेंगे, इसी जगह से हम नीचे काटेंगे। आप क्या करना है बच्चों, फिर पॉइंट बी से आपको उतना ही माप, मतलब 2 सीएम के मतलब 2 सीएम से थोड़ा बढ़ जाना है, आपको आधा से थोड़ा बढ़ जाना है। उसी माप पर पॉइंट ए से एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप नीचे काटेंगे और फिर अबर परकाल पॉइंट बी पर बैठाएंगे और एक चाप इधर कटेगा और एक चाप इधर कटेगा। अब इसको आपको मिला देना है, इस तरह से आप इसको मिला देंगे। अभी हम यहां कर देते हैं, आप लोग को मिला लेना है। आप क्या करना है बच्चों, इतना करने के बाद थोड़ा सा ऐसा करते हैं बच्चों, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, कारण कि थोड़ा बड़ा होगा तब समझने में ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा हम स्पेस लेके बनाते हैं। थोड़ा बढ़िया से समझने के लिए। ये आपका 3 असंरेखी बिंदु हो गया, ए, बी और ये आपका सी हो गया। तो वही बात है, ये जितना होगा उसके आधा से कुछ बढ़ जाना है। अब यहां से ए से एक चाप इधर काटना है बच्चों, एक चाप इधर काटना है, फिर बी से इसको काटना है, इसको काटना है और स्केल से आप इसको सीधा मिला दोगे। ये लमसम द्विभाजक हो गया। अब यही काम आपको इधर वाला में करना है बच्चों, यही वर्क, सेम वर्क। अब बीसी को आप मापोगे कि बीसी है कितना। अब बीसी जितना होगा, मान लीजिए 6 सीएम या 8 सीएम है, तो फिर वही बात है, बीसी अगर 8 सीएम है तो 8 सीएम का आधा करो। तो लमसम द्विभाजक के लिए आपको आधा करना है, तो 8 सीएम का आधा 4 सीएम और 4 सीएम से आपको थोड़ा बढ़ जाना है। तो 4 सीएम माप लीजिएगा, स्केल में जितना हुआ उससे थोड़ा बढ़ा देना है। अब बढ़ाने के बाद वही काम करना है, इधर से एक चाप हम इस ओर काटेंगे और फिर यहीं से एक चाप इस ओर काटेंगे, फिर यहां से इसको कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे। अब क्या करना है बच्चों, फिर उसी तरह से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा बच्चों। अभी हम विदाउट परकाल से कर रहे हैं, परकाल पेंसिल से। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हम नाम दे देंगे। ये जो लमसम द्विभाजक हम खींचे, इसका नाम दे दीजिए। तो इसको हम P और Q दे दे रहे हैं और इस लमसम द्विभाजक का नाम R दे दे रहे हैं और S दे दे रहे हैं। तो ये मेरा लमसम द्विभाजक यहां पर हो गया और ये दोनों लमसम द्विभाजक इस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो यहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट को हम O मान लिए। अब मेरा ये कंस्ट्रक्शन वाला काम हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अब हम लोग प्रूफ यहां पर देंगे, प्रमाण देंगे और प्रमाण में हम क्लियर करेंगे कि 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त जा सकता है। अब प्रूफ में क्या करना है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, प्रूफ में क्या बातें हैं। अब यहां प्रूफ में देखिए बच्चों, प्रमाण में, तो प्रमाण में आपको क्या करना है, तो यहां पर हम पहले ये बात लिखेंगे, इस O को टारगेट करते हैं। तो यहां लिखेंगे बिंदु O, बिंदु O रेखाखंड AB
बिंदु ओ रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक। तो आप बताइए बच्चों, रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक कौन है? तो बिंदु ओ रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक, तो रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू है। लंब समद्विभाजक पी क्यू पर स्थित है, पी क्यू पर स्थित है। इसलिए अब एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, ओ जो हो गया रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक पी क्यू पर स्थित है। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि लंब समद्विभाजक का जो प्रत्येक बिंदु होता है उसके अंत बिंदु से वो समान दूरी पर होता है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, इसको हम अलग से समझा देते हैं। एक रेखाखंड है, मान लीजिए ए और बी। अगर हम इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, लंब समद्विभाजक मान लीजिए इसका ये हम खींचेंगे, तो ये प्रॉपर्टी क्या करता है कि लंब समद्विभाजक का जो प्रत्येक बिंदु होगा उसके अंत बिंदु से, तो ये लंब समद्विभाजक हो गया इसका प्रत्येक बिंदु। मान लीजिए एक बिंदु हम यहां ले रहे हैं, तो यहां से इसका जो ये दो अंत बिंदु है, तो यहां मान लीजिए ओ मान लेते हैं, और यहां से दो अंत बिंदु, एक ठो ये हो गया और एक ठो यहां से बी हो गया। तो इस जगह से इसकी दूरी और इसकी दूरी समान होगी, चाहे आप जहां से लंब समद्विभाजक का कोई भी बिंदु लो। अगर यहां से ले रहे हो तो यहां से भी इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी समान होगी। अगर यहां से ले रहे हो तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी समान होगी। आप इसको प्रूफ करके भी देख सकते हो। अगर आप प्रूफ करोगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में चलना होगा। लंब समद्विभाजक है तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा, और लंब समद्विभाजक है तो इधर और इधर ये आपका इक्वल हो जाएगा, यहाँ 90 का एंगल ये कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपका प्रूफ हो जाएगा और ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है बच्चों, तो वही बात यहाँ पर है। तो ओ से ए की दूरी और ओ से बी की दूरी आपका समान होगा। जिस तरह यहाँ ओ से ए की दूरी और ओ से बी की दूरी समान है, ये होता है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? इसका प्रॉपर्टी है किसी रेखाखंड का या किसी रेखा का जो लंब समद्विभाजक होता है, तो लंब समद्विभाजक का प्रत्येक बिंदु, ये जो अंत बिंदु है ए और बी, इससे समान दूरी पर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। इसलिए ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। आप चाहो तो वहां से इसको मिला भी सकते हो, और अगर आप नहीं भी मिलाते हो तो कोई जरूरी नहीं है। तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी समान होगी बच्चों। तो ओ ए बराबर ओ बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी प्रकार बच्चों, अब हम इसका इस रेखाखंड के लिए लेते हैं। तो अगर यहां पर हम बिंदु ओ रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक पर लिखे थे, अगर हम लिखेंगे बिंदु ओ रेखाखंड बीसी के लंब समद्विभाजक आर एस पर स्थित है, तो वही चीजें आपको लिखना है। बिंदु ओ रेखाखंड, बिंदु ओ रेखाखंड बीसी के लंब समद्विभाजक, तो रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक कौन हुआ बच्चों? तो लंब समद्विभाजक आर एस हुआ। तो लंब समद्विभाजक आर एस, तो क्या लिखें? बिंदु ओ रेखाखंड बीसी, रेखाखंड बीसी के लंब समद्विभाजक कौन है? आर एस पर स्थित है, आर एस पर स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? इसलिए फिर वही बात होगी, ओ से लेके बी की दूरी यानी ये दूरी, और यहां से तो ओ से लेके बी मिलाया हुआ है, तो ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी, ओ से सी की दूरी आपका बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा।
OB बराबर OC हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है बच्चों, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आप समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे और समीकरण 1 और 2 से मेरा क्या रिजल्ट आएगा, तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम आते हैं आगे की ओर। अब समीकरण 1 और 2 के अनुसार एक फाइनल रिजल्ट हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर मेरा आगे का काम होगा। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 9 लिखिए या डायरेक्ट लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, तो OA OB के बराबर, OB OC के बराबर। दैट मीन्स OA बराबर OB बराबर OC हो जाएगा। मतलब ये तीनों बराबर हो जाएगा। OA OB के बराबर और OB OC के, यानी OA बराबर OB बराबर OC हो गया। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि O से A की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी समान हो गया। अब यहां से सबकी दूरी समान हो रहा है। दैट मीन्स यह एक सेंटर का काम करेगा। और किसका सेंटर, तो एक सर्कल के सेंटर का काम करेगा। यानी जो हम चाप लेंगे वहां से, तो O मेरा एक सेंटर पर आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपको करना है O को केंद्र मानना है, क्योंकि O से A की दूरी, B की दूरी और C की दूरी समान हो रहा है। दैट मीन्स O आपका एक सेंटर पर आ जाएगा। अब क्या करना है, O को केंद्र मानकर, नाउ अब O को केंद्र मानकर O को केंद्र मानकर तथा अब O को केंद्र मानिए और OA OB OC की दूरी समान है, तो आप किसी एक को त्रिज्या मान लीजिए। तो O को केंद्र मानेंगे और OA त्रिज्या लेंगे। OA त्रिज्या लीजिए या OB या OC, वहां से सबकी दूरी समान है। तो O को केंद्र मानकर तथा OA त्रिज्या लेकर, OA त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। अब क्या करना है बच्चों, O को केंद्र मानकर और OA त्रिज्या, O को केंद्र मानकर तथा OA त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। अब जब आप O को केंद्र मानेंगे और OA त्रिज्या लेकर वृत्त खींचेंगे, तो यहां से त्रिज्या का काम ये करेगा, ये भी त्रिज्या का काम करेगा, ये भी त्रिज्या का काम करेगा, ये सेंटर है। तो आप जब एक सर्कल खींचोगे बच्चों, तो सर्कल तीनों बिंदु को टच करके जाएगा, क्योंकि यहां से तीनों बिंदु की दूरी समान है। तो जब हम एक सर्कल खींचेंगे O को केंद्र मानकर और OA त्रिज्या लेकर, तो मेरा कुछ इस तरह से एक सर्कल जाएगा बच्चों, जो तीनों बिंदु को स्पर्श करेगा। तीनों बिंदु को स्पर्श करते हुए, तो यहां थोड़ा बढ़िया से नहीं हुआ सर्कल, आप लोग अच्छा से कर लेंगे। तो आप परकाल यहां बैठाओगे, ये त्रिज्या लोगे, तो परकाल का नोक यहां होगा, पेंसिल का नोक यहां, इस तरह से आप घुमा दोगे, तो ये आपके तीनों बिंदु को टच करते हुए आपका जाएगा। क्योंकि यहां से तीनों बिंदु की दूरी समान है, तीनों त्रिज्या है, तो वृत्त ये तीनों बिंदु को टच करके जाएगा। तो आप इसको बढ़िया से फिगर आप परकाल पेंसिल से बनाएंगे, तो आपका बिल्कुल बढ़िया से आ जाएगा। तो एक वृत्त खींचते हैं जो बिंदु A, B एवं C से होकर जाता है,
तो अब क्या हो गया, O को केंद्र मानकर तथा OA त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं जो बिंदुओं A, B एवं C से होकर जाता है। अब जब हम वृत्त खींच दिया, तीनों बिंदु से होकर गया, तो कितना वृत्त गया बच्चों, एक वृत्त गया, और सिर्फ केवल एक ही वृत्त जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे अतः। अब जो टीपीटी वाली बात था वो स्टेटमेंट आपको लिख देना है जो हम टीपीटी में लिखे थे, और आपको प्रूव कर देना है। तो उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इसमें जो जो बातें, जो जो प्रॉपर्टी यूज हुआ, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आपको देखना है इसको बढ़िया से, और बढ़िया से समझ के आप इसको खुद बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों, और जब आप खुद बना लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे कि तीन असमरेखी बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक वृत्त ही जाएगा तीन असमरेखी बिंदुओं से होकर। एक बिंदु के बारे में हम बता दिए, दो बिंदु के बारे में बता दिए, लेकिन अगर तीन समरेखी बिंदु हो तो उससे आपका वृत्त, एक वृत्त नहीं खींचा जा सकता है समरेखी से, असमरेखी से ही खींचा जा सकता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह थ्योरम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो थ्योरम है बच्चों, थ्योरम 10.6। अब थ्योरम 10.6 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बच्चों। थोड़ा सा आज विलम्ब हो चुका था, और थोड़ा सा अभी हमको ऑफलाइन क्लास में जाना है बच्चों। बच्चे आ चुके हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो कल थोड़ा सा कुछ बिफोर ही, कुछ जल्दी ही हम वीडियो को शूट करेंगे, और थोड़ा सा और भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो आप फिलहाल इस प्रमेय को बढ़िया से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज यहीं तक बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, और अपने दिमाग और ध्यान को पढ़ाई के प्रति केंद्रित कीजिए। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।